हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर रॉबिन्सन, जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट है, जिनसे हम आज कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंसी और स्टेरिलिटी और उनके मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस के बारे में। हाँ, तो डॉक्टर साहब, व्हाट इज इम्पोर्टेंसी? इम्पोर्टेंसी के बारे में कुछ बताइए। क्या इम्पोर्टेंसी और स्टेरिलिटी दोनों एक ही हैं? चलिए, अगर देखा जाए ना इम्पोर्टेंसी और स्टेरिलिटी के बारे में, तो साथ साथ लिखने के वजह से लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन कन्फ्यूज़न इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इम्पोर्टेंसी के बारे में अगर बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंसी शब्द जो है दैट इज़ द बेसिकली, मतलब अगर इंग्लिश की बात करें डेफिनेशन के संदर्भ में, तो कोई भी आदमी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंस। और ये मेल के संदर्भ में अगर बात करें तो ज़्यादा है, लेकिन सर्टेन कुछ कुछ बातें होती हैं फीमेल के केसेस में, जिनके संदर्भ में हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस जो है उसमें शब्दों के हिसाब से उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपेयर टू मेल। तो स्टेरिलिटी का बात जहाँ तक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की बातें नहीं, उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम नहीं होता, बट जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है या फिर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, उसमें प्रॉब्लम होता है। कारण उसके बहुत सारे आज के डे टू डे लाइफ में है। सबसे डे टू डे लाइफ में जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, वो भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है। और दूसरा कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ है, कॉन्जेनाइट वास्कुलर डिजीज़ हो गए, एंडोक्राइन पैथोलॉजी है। तो ये दो चीज़ें। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे इम्पोर्टेंसी हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर परेशानी हो रही, और स्टेरिलिटी हुआ कि आप प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पा रहे, जी, तो इस पे क्या कारण हो सकता है इम्पोर्टेंसी का, इस तरह की इम्पोर्टेंसी का जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अब एक कारण खासकर की मेल के संदर्भ में? जी, कारण की अगर बात करें सेक्सुअल इंटरकोर्स के खास करके इम्पोर्टेंसी में, तो उसमें अगर किताबी भाषा में अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर शुरुआत करते हैं हम लोग देख करके इसमें, तो एनाटॉमिकल कारण सबसे पहला हम लोग बात करते हैं। एनाटॉमिकल कारण मतलब कि कुछ लोग पैदा लेते के साथ ही जैसे बहुत सारे एनाटॉमी प्रॉब्लम होता है, जैसे फाइमोसिस हो गया, पैराफाइमोसिस हो गया, हाइपोस्पोडियोसिस हो गया। तो इन सारी चीज़ों में सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होता है, मतलब इंटरकोर्स में पेनिट्रेशन होगा ही नहीं, उसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फोरस्किन के एनाटॉमिकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस उसमें होता है। दूसरा है, अगर हम बात करें एंडोक्राइन रिलेटेड में, तो एंडोक्राइन में रिलेटेड में सारे हार्मोन्स की बातें होंगी। जैसे एज रिलेटेड चेंजेस में भी डायबिटीज़ का जहाँ तक कहना है कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के केसेस में भी उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं लेट एज में, इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है, तो उसके कारण भी बहुत सारे लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते। एज भी एक फैक्टर है सर? एज से रिलेटेड अगर चलें तो हाँ बिल्कुल है। उसमें दो इम्पॉर्टेंट एज के रिलेटेड फैक्टर्स हैं। एक सबसे बड़ा, हमारी उम्र जब बढ़ती है तो कुछ हार्मोन्स का लेवल कम कम होते चला जाता है। दूसरे, हमारे हमारे उम्र को बढ़ने की वजह से हमारे मसल का स्ट्रेंथ भी कम होता है। तो बहुत, अगर किसी एक बिंदु पर लेकर के चलें तो कहना बहुत आसान होगा। बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके इम्पोर्टेंसी को बनाते हैं। तो एक छोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा टर्म है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टर्म बहुत सुनने में मिलता है, इम्पोर्टेंसी क्वाड हॉक। जी, ये क्या चीज़ है? अगर इसको डिफिनेशन के संदर्भ में बात करें, तो किसी पर्टिकुलर फीमेल के लिए अगर किसी का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसको एक बहुत अच्छे टर्म से समझाया गया, दैट इज क्वाड हैक करके। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फीमेल का है। उसमें से मोस्टली जो कारण हो सकता है, दैट इज द साइकोलॉजिकल कारण, कि एक ही चीज़ को देखते देखते आदमी को लगता है कि अब कुछ नहीं है, तो दैट इज सेटिस्फैक्शन ही नहीं है उसमें। तो सेटिस्फैक्शन आने की वजह से इम्पोर्टेंसी इम्पोर्टेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक टर्म है वेजिनिस्मस, जी, ये मतलब रिलेटेड है फीमेल इम्पोर्टेंसी से? जी हाँ। शुरुआत में हम लोग जब बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंसी के बारे में, इम्पोर्टेंसी का बेसिकली ज़्यादातर रिलेशन मेल के केसेस में है, लेकिन सर्टेन जो क्राइटेरिया है, कुछ कुछ बातें हैं जो फीमेल केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। वेजाइनल वॉल का जो एरिया होता है, वो आउटर वन थर्ड वॉल,
हमारे शरीर में दो तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब जो आप करना चाहते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने से हो। तो कुछ कुछ मसल का स्पाज्म हो जाने की वजह से उसमें पेनाइल एरिया जो है वो पेनिट्रेट कर नहीं पाता, तो वो उसमें आखिरकार सर्टेन मसल्स जो है उसमें मुख्य रूप से 3 मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेवेटर एनाई, पेरेनियस मसल्स और एक मसल्स है जो हमको याद नहीं है अभी। तो वो तीनों मसल्स का बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होने के वजह से आउटर 1/3 ऑफ वेजाइनल वॉल स्टिक हो जाता है और पेनिट्रेशन हो ही नहीं पाता। दैट इज वेजिनिस्मस। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंसी और स्टेबिलिटी का फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिको लीगल क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है? ये अगर हम लोग जब भी बैठते हैं बात करने के लिए कि आखिर इम्पोर्टेंसी और स्टेबिलिटी की जब बातें हम लोग पढ़ते हैं तो उसका क्या बैकग्राउंड है डे टू डे लाइफ में भी और फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के डेट में जो सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट के केसेस हैं आजकल जो कोर्ट में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो डिस्प्यूट में बेसिकली पैटर्निटी का जो डिस्प्यूट होता है, बहुत लोग कहते हैं कि हस्बैंड या कोई केस फाइल किया कि नहीं मेरा बच्चा नहीं है, या फीमेल फाइल करती है कि नहीं ये मेरा बच्चा भी नहीं है। तो उस केसेस में आप डिस्प्यूट पैटर्निटी को इम्पोर्टेंसी के संदर्भ में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर केस के की बात होगी तो। दूसरा कंपनसेशन केसेस में, जैसे अगर डाइवोर्स अगर फाइल हुआ तो गिल्टी कौन है, किसके तरफ से क्या प्रॉब्लम है, मेल का प्रॉब्लम है, फीमेल का प्रॉब्लम है, तो ऑन द बैकग्राउंड ऑफ पैथोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल मेनी थिंग्स हम लोग इस चीज़ों में मदद ले सकते हैं। इम्पोर्टेंसी ग्राउंड पे अगर डाइवोर्स हो रहा है जी, और कुछ इसका इम्पोर्टेंस है? हाँ, आज के डेट में जो बहुत नई नई एडवांस टेक्निक जो आ रही है उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्लोनिंग, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात है। तो डे टू डे लाइफ में जो एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न साइंसेस है उसमें भी हम लोग को फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिको लीगल में बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सिंपल शब्दों में इम्पोर्टेंसी और स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू।